हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 सितंबर को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द आरटीआई शिफ्ट टू द राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से आरटीआई में अमेंडमेंट एक्ट्स किए जा रहे हैं, कोई अब पब्लिक आउटक्राई नहीं है और वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है और राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और ये सब कैसे किया जा रहा है अंडर द गाइज ऑफ डीपीडीपी एक्ट विच इज़ डेटा प्राइवेसी एक्ट। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, एथिक्स में आपको दिखने वाला है 100% इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वह है प्रॉपर्टी राइट्स, ट्राइबल एंड द जेंडर पैरिटी गैप। इस आर्टिकल में हम वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट की बात करेंगे। कौन सी महिलाओं की? ट्राइबल वुमेन की। हिंदू सक्सेशन एक्ट में ट्राइबल ग्रुप है क्या? नहीं है। सो इन महिलाओं को जेंडर जस्टिस देने के लिए, स्पेशली प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं कस्टमरी लॉ से, इस तरह के सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपके मेंस के लिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द आरटीआई शिफ्ट टू अ राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GS4 एथिक्स में भी आपको चीज़ें पूछी जा सकती है। आर्टिकल की जो हमने हेडलाइन पढ़ी है उसी को अगर आप समझेंगे तो क्या कह रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन में। सो इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे जो 100% आपको पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? DPDP एक्ट डायलेटेड द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ RTI एक्ट, क्रिटिकली एग्जामाइन। DPDP एक्ट क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, सो पर्सनल जो डेटा है उसके प्रोटेक्शन के कारण कहीं हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो स्पिरिट है उसको ख़त्म तो नहीं कर दे रहे हैं, उसे डाइल्यूट तो नहीं कर दे रहे हैं, और आरटीआई को कहीं हमने राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन तो नहीं बना दिया है। और अगर ऐसा है तो आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा उसके बारे में बात की गई है। ये जो आर्टिकल है ये शैलेश गांधी जी ने लिखा है जो कि फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। अब शुरू कर लेते हैं। इनिशियली हम लोग आरटीआई के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन द डेमोक्रेसी विच इज डिफाइंड एज rule of people, by the people and for the people, all information held by the government inherently belongs to the citizen। so जो आरटीआई का प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट के पास वो सब किसके लिए है? ओपन टू ऑल द सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। सो डेमोक्रेसी, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ पीपल है, बाय द पीपल है एंड फॉर द पीपल है, वैसे ही जितनी भी इंफॉर्मेशन है सरकार के पास वो लोगों के लिए है। द गवर्नमेंट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, है ना। लोगों के बिहाफ में जो सरकार है वो इस इंफॉर्मेशन की सिर्फ कस्टोडियन है, गार्डियन है। देयरफॉर द डिफ़ॉल्ट मोड अंडर द आरटीआई इज ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर्ड विद सिटीजन। सो अगर हम डिफ़ॉल्ट मोड की बात करें तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करना होगा। एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। 99% ऑफ इन्फॉर्मेशन आप क्या करेंगे? पब्लिक से शेयर करेंगे। हाउएवर द एक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड अ स्पेसिफिक एग्जम्पशंस टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट सच एस नेशनल सॉवरेनिटी, है ना। देश हित के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखा जा सकता है। एक क्रूशल एग्जम्पशन जो है इस एक्ट में सेक्शन 8(1)(j) में दिया है विच इज़ ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसे डिनाई किया जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा है। और अगर आपके इंटेंशंस में मलाइज लग रहे हैं कि ये तो किसी को परेशान करने या ब्लैकमेल करने के लिए ली जा रही इन्फॉर्मेशन है तो उसको जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा वो डिनाई कर सकता है। और ये एग्जम्पशन सेक्शन 8(1)(j) में दिए हुए हैं। सारे से एग्जाम्पशन सेक्शन 8 में दिए हुए हैं। द ओरिजिनल सेक्शन 8(1)(j वॉज डिटेल प्रोविजन
डिज़ाइन टू बैलेंस द राइट टू इन्फॉर्मेशन विथ इंडिविजुअल प्राइवेसी। जो ओरिजिनल सेक्शन था वो एकदम बैलेंस था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी का भी ध्यान रख रहे थे और राइट टू इन्फॉर्मेशन का, दोनों ही फंडामेंटल राइट्स हैं। इट स्टिपुलेटेड दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुड बी डिनाइड इफ इट हैड नो कनेक्शन टू पब्लिक एक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूट एन अनवारंटेड इन्वेजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल अनलेस देयर वॉज अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन इट्स डिस्कोर्स। सो अगर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो उसे डिनाई किया जा सकता था अगर वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर 81J सेक्शन में दिया हुआ था आरटीआई एक्ट में। ये सारी चीज़ें ओरिजिनल प्रोविजंस में थी। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है तो हम किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते आरटीआई एक्ट के अंदर भी। इसके अलावा इसमें एक और प्रोविज़न था, इफ़ इंफॉर्मेशन कुड नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर इट कुड नॉट बी डिनाइड टू एन ऑर्डिनरी सिटीजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें दिया हुआ था कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्मेशन डिनाई नहीं की जा रही है किसी भी प्राइवेट पर्सन की भी, तो फिर वही इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर भी डिनाई नहीं की जा सकती थी। ये सारी चीज़ें कब थी? ओरिजिनल एक्ट में, जब इसमें अमेंडमेंट नहीं हुए थे। Government routinely collect information from an individual in normal course of its duty, and such information is generally not considered to be an invasion of privacy and should therefore be shared. However, if it invades his privacy, it must not be taken routinely. Restriction on the fundamental right of information should be within the limits set by Article 19(1)(2) of the Constitution. अब सरकार लोगों से इन्फॉर्मेशन लगातार ले रही है, आधार की बात कर ली जाए, सेंसस की बात कर ली जाए, हर तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप रूटीन बेस पे कोई चीज़ ले रहे हो, इसका मतलब वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अब जब सरकार ये सारी चीज़ें ले रही है तो फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी क्या किया जा सकता है? शेयर किया जा सकता है। और ये जो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिमिट्स दी है उसी के अंदर होना चाहिए। देयर आर ओनली 2 वर्ड्स रिलेटिंग टू प्राइवेसी इन आर्टिकल 90. First is decency or second is morality. If disclosure violate decency or morality, it should be denied to parliament and citizen. अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसेंसी और मोरालिटी दोनों का वॉयलेशन कर रही है तो ना ही आप इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को दे सकते हैं, ना ही आप एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं और ना ही जनरल सिटीज़न को दे सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर आप इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर सभी को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या चेंज हुआ है? द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट। जो डीपीडीपी एक्ट है उसके अंदर उसको जब लाया गया तो उसके साथ साथ आरटीआई का जो सेक्शन 81J था उसको चेंज किया गया और इतना बड़ा जो सेक्शन था उसे सिर्फ 6 वर्ड में ख़त्म कर दिया गया। उसकी लेंथ सिर्फ अब 6 वर्ड्स की रह गई है। उसकी जो लेंथ है वो 6 वर्ड की क्यों रह गई है, आगे समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू इज़ द लैक ऑफ क्लियर एंड कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अंडर द अमेंडमेंट आरटीआई एक्ट। उसमें बोल दिया गया कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, डिनाई कर दी जाएगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है और यही कन्फ्लिक्टिंग इशू भी है। कुछ लोगों का मानना है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो नेचुरल पर्सन इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। वन व्यू होल्ड दैट पर्सन शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स जनरल सेंस रिफरिंग टू अ नॉर्मल पर्सन और नेचुरल पर्सन, है ना। जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पर्सन है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब एक सिंगल सिटीजन की यहाँ बात की जा रही है। सेकंड, जो कि डीपीडीपी बिल की डेफिनेशन में था उसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर्सन को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है डीपीडीपी एक्ट में? द डीपीडीपी बिल डेफिनेशन इज एक्सपांसिव including a Hindu undivided family, a firm, a company and any association of individual and state। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ही एक्सपांड कर दिया है पर्सन की डेफिनेशन को, और फिर अगर पर्सन की डेफिनेशन एक्सपांड हो जाएगी तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एक्सपांड हो जाएगी जो कि डिनाई की जा सकती है। अब यहाँ पर्सन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है विच मीन्स पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, एंड
स्टेट भी हो सकता है। अगर इतना एक्सपांसिव, इतनी ब्रॉडर मीनिंग लेंगे हम पर्सन की, तो फिर तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाएगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ द लेटर डेफिनेशन इज अडॉप्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बन जाएगा और फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिनाई की जा सकेगी। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी शोन टू बी रिलेटेड टू सम पर्सन, है ना। हर इन्फॉर्मेशन किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड होगी और वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। दस द लॉ गिव्स अ हैंडल टू डिनाई मोस्ट इन्फॉर्मेशन। आरटीआई इज ट्रांसफॉर्म इनटू राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन, है ना। इसी अमेंडमेंट के कारण जो आरटीआई है वो क्या हो जाएगा? राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, आरडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। Adding to the complexity, the DPDP bill contain provisions that overrides all other law in case of conflict. इसके अलावा DPDP बिल में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है किसी और एक्ट से, फॉर एग्जांपल आरटीआई से, तो कौन के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे? DPDP एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, बाकी सबको हम ओवरराइड कर देंगे। दिस इज अलार्मिंग बिकॉज DPDP बिल स्पेसिफाई स्ट्रॉन्गर पेनाल्टी फॉर वायलेशन विच कैन बी हाई एज 250 करोड़। तो इसमें अगर ये भी कहा है कि अगर DPDP एक्ट का वायलेशन होता है तो 250 करोड़ तक की पेनाल्टी लगा सकते हैं। अब PIO की अगर हम बात करें, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि RTI के अंदर, है ना, PIO हर इंस्टीट्यूशन में होता है। अब PIO को डर है कि यार कहीं मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दिया तो 250 करोड़ लग जाएंगे, तो कभी वो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा नहीं, वो तो हर इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर देगा, बोलेगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो 250 करोड़ की चपत लग जाना है। दिस क्रिएट अनटेनेबल सिचुएशन फॉर PIO एज मच एज ऑफ द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन इज नाउ डिजिटल। PIO आर अप्रीहेंसिव दैट अ मिस्टेक इन डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन कुड लीड टू अ सीवियर फाइनेंशियल पेनाल्टी। सारी सरकारी इन्फॉर्मेशन अब डिजिटल हो गई है, अब डिजिटल सारी इन्फॉर्मेशन देने में वो घबराएगा क्योंकि उसे 250 करोड़ रुपए जुर्माना भी लग सकता है। सो अब इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? अभी तो हमने पढ़ लिया क्या चेंजेस कर रहे हैं, ठीक। अब जो चेंजेस कर रहे हैं उसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए, उस पर बात करते हैं। द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस अमेंडमेंट आर डायर फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इज क्रूशल टूल इन दिस बैटल, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है, जो हमारी करप्शन के अगेंस्ट फाइट चल रही थी, वो तो ख़त्म हो जाना है यार। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक आंसरेबिलिटी, जो सरकारी ऑफिसर हैं उनकी आंसरेबिलिटी किसके लिए होना चाहिए? सिटीज़न की तरफ होना चाहिए। वो पॉसिबल है क्या बिना RTI के, बिना इन्फॉर्मेशन के? नहीं है। सो क्या क्या लॉसेस होंगे? सबसे पहले लॉस ऑफ पब्लिक मॉनिटरिंग। पब्लिक मॉनिटरिंग कर पाएगी क्या? नहीं। सबसे अच्छा अगर कोई करप्शन पकड़ सकता है तो वो पब्लिक ही कर सकती है। अब आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, C4 इंस्टीट्यूशन है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो है, लोकपाल है, CVC है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इतनी सारी चीज़ें तो हैं। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक ही तो सब करती है, पब्लिक सब जानती है। RTI का यूज़ करके पब्लिक ने ही जो है इतने सारे स्कैम को एक्सपोज किया है इंडिया में, जो RTI की सफलता में आता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, ऐसे कई घोटाले RTI के कारण ही सामने आए हैं। सो करप्शन पकड़ पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। सेकेंड इज़ डिनाइल ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन का भी डिनाई कर दिया जाएगा बिकॉज पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो स्कोप है वो कहीं ज़्यादा ब्रॉडन हो चुका है। एग्जाम्पल की तरह बात करें, जैसे कि राजस्थान शेयरिंग डिटेल ऑफ पेंशन बेनिफिशरीज टू कॉम्बेट घोस्ट एम्प्लॉयज़ एंड घोस्ट कार्ड विल सीज, है ना। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब पेंशन बेनिफिशरीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनके नाम और बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, ऐसे में तो उनकी प्राइवेसी भी ख़त्म हो सकती है ना। ऐसे में प्राइवेसी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? वॉयलेट हो जाएगी। लेकिन अगर डिनाई कर दिया जाएगा तो फिर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। द थर्ड इज़ अनफेटर्ड करप्शन। द अमेंडमेंट मेक इट ईजी थिंग टू करप्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू घोस्ट एम्प्लॉय और करप्शन चार्जेस फॉल अंडर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो सेम चीज़ है ना, करप्शन रोकना पॉसिबल नहीं रहेगा। अब क्या किया जा सकता है? वे फॉरवर्ड के बारे में बात करना ज़रूरी है। Despite the gravity of this amendment, there has been a notable lack of public and media outcry when compared to previous RTI changes, है ना। पहले अगर RTI में थोड़ा भी चेंज होता था तो लगातार आर्टिकल लिखे जाते थे, डिस्कशन होता था, पब्लिक आउटक्राई होता था। मीडिया में तो हालांकि अब बात होती ही नहीं है इन सब चीज़ों की, पर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अगर सजग मीडिया रहता था तो वो इनकी बात करता था। लेकिन इस केस में कोई आउटक्राई नहीं दिखाई दे रहा है और उसका ये कारण है
कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि भाई हम तुमको तुम्हारा डेटा, पब्लिक का डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं और इसलिए आरटीआई में चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ लोगों को थोड़ा बेनिफिट लग रहा है, उनको ये बेनिफिट दिख रहा है कि कम से कम हमारा डेटा पब्लिक नहीं होगा, वो हमारा राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सरकार क्या कर रही है, सरकार उसी के कारण जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म कर रही है और आरटीआई में जो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दी है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को मिलती है तो फिर सरकार को एक्सपोज करना आसान हो सकता है। तो सरकार डीपीडीपी एक्ट के थ्रू बच रही है। सेक्शन 8(2)(44)(3) ऑफ डीपीडीपी बिल कॉन्स्टिट्यूट वेरी फंडामेंटल रिग्रेशन ऑन आवर डेमोक्रेसी एंड वेरी फंडामेंटल अटैक ऑन आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये जो दोनों सेक्शन है 8(2) जो आरटीआई में किए हैं और डीपीडीपी बिल में 44(3) है, ये दोनों सेक्शन हमारी डेमोक्रेसी पे भी खतरा है और हमारे फंडामेंटल राइट पे भी खतरा है। तो 4 इशू को हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, 4 इशू पर हमें फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट है, सबसे पहले हमें मीडिया एंड सिटीजन एंगेजमेंट, ये 2 चीज़ अगर हो जाए तो फिर जो पब्लिक डिस्कशन होगा इन इश्यूज़ को लेकर वो शुरू हो सकता है। सेकंड है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन शुड डिमांड एश्योरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो दैट दिस अमेंडमेंट्स विल बी रिवर्स। ठीक है, तो जब भी इलेक्शन हो तो जो सरकार है उनसे आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि भाई वापस आरटीआई में ये जो अमेंडमेंट किए हैं इसको हटा करके वापस ओरिजिनल आरटीआई एक्ट को वापस लेकर आना ज़रूरी है और ये सब आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालिए। थर्ड है पब्लिक ओपिनियन, इट इज़ क्रूशल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन विद द सपोर्ट ऑफ मीडिया। मीडिया तो हालांकि आजकल कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको बाकी लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराना और एक पब्लिक आउटक्राई करना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि सरकार उनकी बात सुन सके। फोर्थ है रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेविटी, यार जो प्रॉब्लम है उसकी गहराई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल लेवल पर डिबेट हो, फंडामेंटल राइट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिबेट हो और क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं हमारे डेमोक्रेसी पे, ये सारे एस्पेक्ट जो है डिस्कस किए जाने चाहिए। इफ़ सिटीजन कंटिन्यू टू रिमेन साइलेंट दे विल इम्पेरियल देयर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अगर हम इसी तरीके से चुपचाप रहेंगे तो डेमोक्रेसी और हमारी फ्रीडम दोनों ही चले जानी है। द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया hinges on whether citizen and media can push back and protect the integrity of RTI Act। तो जो इंडिया में जो फ्यूचर है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रॉपर्टी राइट्स, ट्राइबल एंड द जेंडर पैरिटी गैप। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS2 इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हम वुमेंस के प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करेंगे। कौन सी महिलाओं के? जो ट्राइबल वुमेंस हैं। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी राइट है वुमेन का वर्सेस कस्टमरी राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, है ना। तो ये कस्टमरी जो राइट्स हैं इसके कारण वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको? एग्जामाइन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कस्टमरी ट्राइबल लॉ एंड फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको आप एग्जामाइन करना है, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नाउ शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपके SSC वगैरह पेपर के लिए, स्टेट PCS वगैरह में पूछी जा सकती है। सो इसको आपको डेट को याद रखना है। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 17, 2025 इन रामचरण वर्सेस अदर्स वर्सेस सुखराम एंड अदर्स। इसमें जो जजमेंट आया उसमें ये कहा गया कि एक्सक्लूजन ऑफ डॉटर फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, द एक्सक्लूजन ऑफ डॉटर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी अ नेगेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि हम जो लड़कियां हैं, जो डॉटर्स हैं, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से उन्हें एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। करंट सिचुएशन क्या है? मोस्ट ट्राइबल वुमेन लैक स्टैट्यूटरी इनहेरिटेंस राइट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 ट्राइबल वुमेन्स या ट्राइबल पीपल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, Thus, looking at the issue of tribal women property right through the lens of gender equality becomes significant. It is a matter of deep gender injustice that most tribal women
do not have piece of legislation giving them statutory right in ancestral property, है ना। लेकिन बाकी हिंदू महिलाओं के पास इस तरह का राइट है 2005 एक्ट के अंदर, लेकिन ट्राइबल वुमेन के पास इस तरह का राइट नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका कोई हक नहीं है। ये सब उनके कस्टम पर डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी ट्राइब्स है जहाँ पर महिलाओं के पास ये अधिकार है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, शेड्यूल्ड एरिया की बात करें जो शेड्यूल 5 में है, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर जो ट्राइबल्स रह रहे हैं वहाँ पर इस तरह का राइट नहीं है, और ये कहीं ना कहीं ग्रेव इनजस्टिस है महिलाओं के साथ, ट्राइबल वुमेन के साथ। सो जो इशू है वो क्या है, जो कस्टमरी लॉ है शेड्यूल एरिया में वो डिनाई करते हैं लैंड इनहेरिटेंस टू वुमेन। उनका डर क्या है, उनका जो डर है वो है पैट्रियार्की है। ऑब्वियसली उनका ये डर है कि अगर महिलाएं आउटसाइड ट्राइब में अगर शादी कर लेगी तो वो जो लैंड है वो ट्राइबल लैंड उनके हाथ से निकल जाएगी। थर्ड क्या है, अगर आप देखें तो वुमेन जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, स्पेशली जो ट्राइबल वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इन फार्म्स देन मैन। नन ऑफ द ट्राइबल कस्टमरी लॉ प्रिवेलेंट इन द शेड्यूल 5 एरिया स्टेट्स गिव लैंड इनहेरिटेंस राइट टू फीमेल इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर रही हैं। ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो बाहर चले जाते हैं कार्य करने, ज़्यादातर महिलाएं ही फार्म की, अगर एग्रीकल्चर कर रही हैं तो फार्म में ज़्यादा समय महिलाएं बिता रही हैं, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का लैंड को एक्वायर करने का राइट नहीं है। अगर डेटा की बात करें तो इंडिया रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 shows that 16.7% of ST women possess land when compared to ST male। 83% जो लैंड है वो ST मैन के पास में है और केवल 16% लैंड ST महिलाओं के पास में है। सो ये कहीं ना कहीं ग्रेव इनजस्टिस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लीगल गैप तो हमने बात कर ही ली है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है उसमें ट्राइबल लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसमें ट्राइबल लोग इंक्लूड नहीं हैं। सो देयर इज़ अ लीगल गैप। इस तरह के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का केस आया था, मधु किश्वार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। लेकिन उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था उनका जो मेजॉरिटी जजमेंट था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था महिलाओं को लैंड देने के लिए। उन्होंने कहा था कि जो प्रोविज़न है जिसमें महिलाओं को लैंड दिया जा रहा है वो जो कस्टम है उसका वायलेशन कर सकता है और इससे जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें और ज़्यादा क्योस आ सकता है। सो उन्होंने एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उसको, जो एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ हैं उसे चेंज करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन बाद में दोबारा से जब इस तरह के केसेस आए तो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, झारखंड हाई कोर्ट में 2022 में एक केस आया था प्रभा मीन्स करके। उसमें जो लड़कियां हैं, जो डॉटर्स हैं, उन्हें इनहेरिटेंस राइट दिया गया था। ठीक, इसके अलावा अभी रिसेंटली 2022 में भी कमला नेती करके केस था। कमला नेती करके केस ये है, कमला नेती वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 2022 का केस है। इसमें भी जेंडर पैरिटी की बात की गई थी और इसमें भी जो है कहा गया था कि जो ट्राइबल वुमेन हैं उन्हें लैंड एक्वायर करने की परमिशन दी जाती है क्योंकि ये जेंडर जस्टिस का इशू है। और रिसेंटली आपका 2025 का तो अभी हमने डिस्कस किया ही, रामचरण। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है ना। मधु किश्वार वर्सेस अदर्स में नहीं दिया गया। उसके बाद 2025 वाले में जेंडर जस्टिस इंश्योर करने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए। 2022 वाले में भी प्रॉपर्टी राइट्स ट्राइबल वुमेन को दिए गए। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अच्छा, वे फॉरवर्ड के पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो जनरली ये आर्ग्यू करती है कि जो लैंड है वो कम्युनिटेरियन प्रॉपर्टी है, वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, उसका कोई इंडिविजुअल ओनर है ही नहीं। आप ये बोलिए मत कि ये महिलाओं की है, ये पुरुष की है, उनका हमेशा ये आर्गूमेंट रहता है। पर ऐसा रेयरली होता है कि जो लैंड बेची जाती है उससे जो मिलने वाला पैसा है वो ग्राम सभा ऑफ विलेज को जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो जनरली जो फैमिली का हेड होता है, जो मेल पर्सन होता है, उसी के पास वो पैसा जाता है। सो ये एक जो
जो आर्गूमेंट दिया जाता है उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए जेंडर जस्टिस के पर्सपेक्टिव से इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब क्या किया जा सकता है सबसे पहले, है ना, तो सबसे पहले तो आप भाई ट्राइबल सक्सेशन एक्ट को कोडिफाई करिए, प्रॉपरली लॉ बनाने की ज़रूरत है और जेंडर जस्टिस को एंश्योर करने की ज़रूरत है। कोशिश करना है कि जो कस्टम है, कस्टम राइट्स, उसको बैलेंस किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और आर्टिकल 14, 15 और 21 का वॉलेशन ना हो, गोल्डन ट्रायंगल का वॉलेशन ना हो, 14, 19, 21 का वॉलेशन ना हो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कस्टम लॉ दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो कम्युनिटी है ना, वो रजिस्ट करेंगे तो उनमें अवेयरनेस लेकर आना और उनसे डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायलॉग करे बिना कोई भी लॉ लेकर आएंगे तो उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हो सकता है। सो ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, सरकार को ये सब सारी चीज़ें करना पड़ेगा सो दैट कि जो महिलाएं हैं, ट्राइबल वुमेन हैं, उनके राइट्स को इंश्योर किया जा सके। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है। आपका टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप देख लेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन डाल दिया हूँ और उसी के ऊपर आंसर भी डाल दिए हैं जो इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 100% इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है नेक्स्ट ईयर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।